शुभोदय विद्यार्थियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा, आपकी हिंदी प्राध्यापिका। मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जनगांव में हिंदी विभाग में काम कर रही हूँ। कल के पाठ में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन काव्य की विशेषताओं के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों को आदिकालीन काव्य रचनाओं के बारे में समझाऊंगी। आदिकालीन काव्य परंपराओं में रासो काव्य 6 हैं। उसमें से पहला विजयपाल रासो नल्लसिंह, हम्मीर रासो शारंगधर और हुमायूं रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक, बीसलदेव रासो नरपति नाल्ह, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। इसमें से पहला विजयपाल रासो के बारे में देखा जाए तो कवि नल्लसिंह ने इसमें राजा विजयपाल सिंह तथा पंग राजा के बीच में दो युद्ध हुए उनका वर्णन किया है। राजा विजयपाल सिंह तथा पंग राजा के बीच जो युद्ध चले थे, जो युद्ध हुए थे, उनके बहुत ही वर्णन किए थे। इसकी भाषा परवर्ती अपभ्रंश माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने इस काव्य का समय 1355 माना है। इतिहासकार मिश्र बंधुओं ने इस काव्य की रचना का समय 1355 माना है। इस कृति के केवल 42 चिन्ह ही इस समय हमें उपलब्ध हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। वो प्रतियां कहीं मिस हुए हैं, घूम गए हैं। इसलिए अब तो इस काव्य के विजयपाल रासो के सिर्फ 42 चिन्ह ही उपलब्ध हैं। इस काव्य में विजयपाल सिंह तथा पंग राजा के दोनों जो युद्ध हुए थे उनका वर्णन किया गया है कवि नल्लसिंह ने। और इसकी भाषा जो है परवर्ती अपभ्रंश है। इसका समय मिश्र बंधुओं के अनुसार 1355 माना है और केवल 42 चिन्ह ही उपलब्ध है इस वक्त। दूसरा हम्मीर रासो। प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद उपलब्ध हैं। प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद उपलब्ध हैं बच्चों। इसके कवि शारंगधर रणथंबोर के राजा हम्मीर देव के दरबारी कवि थे। इस काव्य के कवि शारंगधर, इस काव्य के कवि शारंगधर जो है रणथंबोर के राजा हम्मीर देव के दरबारी कवि थे। उनका एक आयुर्वेद ग्रंथ शारंगधर संहिता नामक ग्रंथ जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन यह रचना अब तो उपलब्ध नहीं है और यह रचना 14वीं शती की मानी जाती है। शारंगधर संहिता एक आयुर्वेद ग्रंथ है, शारंगधर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन अब तो वह उपलब्ध नहीं है। किंतु इतिहासकारों ने इस काव्य का समय 14वीं शती मानते हैं। तीसरा हुमायूं रासो। आचार्य शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है। 9वीं शताब्दी की रचना माना है क्योंकि इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश हुमायूं के युद्धों का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को 9वीं शताब्दी की रचना माना है क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी के नरेश हुमायूं जो है उनके युद्धों के बारे में वर्णित है इस काव्य में। और इसमें तत्कालीन मतलब उस समय के राजाओं के सजीव वर्णन तथा उस समय के परिस्थितियों का सजीव चित्रण प्राप्त होता है। इसमें उस समय के हुमायूं के युद्धों के वर्णन के साथ साथ उस समय के नरेश जितने भी राजाएं हैं उनका सजीव चित्रण, उसके साथ ही उस समय के परिस्थितियों का भी प्रमाण चित्रण मिलता है इसमें। इसलिए उन्होंने 9वीं शताब्दी की रचना माना है। 9वीं शती के नरेश हुमायूं के समकालीन दलपति विजय को इस काव्य के कवि माना गया है। और यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। यह 5000 मतलब बहुत
बड़ा 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ माना है, काव्य ग्रंथ माना है इसको। राजाओं के युद्धों तथा विवाह वर्णनों का उनमें प्रशंसा की गई है। राजाओं के युद्धों के बारे में और विवाहों के बारे में बहुत प्रशंसापूर्ण वर्णन है इसमें। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित हुई है इस ग्रंथ में। मतलब इस ग्रंथ में केवल वीर रस ही नहीं, श्रृंगार रस के बारे में भी दोनों रस समान रूप से प्रस्तुत किए गए हैं इस ग्रंथ में बच्चों। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है और इस काव्य में दोहा, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में बाप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वृत्तांत है। इस काव्य की पंक्तियां इस प्रकार है। पीवु चित्तौड़ न आविवु सावन पहली तीज, जो वे बाट बिरहिनी खिन खिन अनवे खीज। इस प्रकार है उस काव्य के पंक्तियां है ये। और 14 काव्य जो है परमाल रासों को आल्हा खंड भी कहा जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य माना जाता है। लोक गेय इसका मतलब है, हम तेलुगु में జానపద గీతాలు, జానపద కథలు అంటాం కదా నాన్న, అలాంటివి అనమాట లోక్ గేయ అంటే. మన పూర్వీకులు, మన అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు కొన్ని గీతాలను, కొన్ని కథలను నోటికి పాడుకునేవారు. అవి ఎక్కడ గ్రంథాలుగా రచింపబడి ఉండేవి కావు ఆ కాలంలో. ప్రస్తుత కాలంలో కొన్ని చేస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా మర్చిపోకూడదు. మన పూర్వీకులకు సంబంధించిన కథలు కదా, కేవలం నోటికి పాడుకోవడం అంటే మళ్ళీ కొన్ని తరాలు పోయిన తర్వాత అవి కనుమరుగయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని గ్రంథస్థం చేయడం జరుగుతుంది ఈ మధ్యన. కానీ అప్పుడైతే పూర్వకాలంలోనైతే అందరూ కూడా మన పూర్వీకులు, ముఖ్యంగా మహిళలు ఆ గాథలన్నీ కూడా నోటికి పాడుకునేవారు, జానపద కథలన్నీ కూడా. అలాంటివి అన్నమాట ఇది. इसके रचयिता जगनिक नामक कवि माने जाते हैं। परमाल रासो काव्य के रचयिता जगनिक नामक कवि माने जाते हैं। और जो महोबा के राजा परमर्दी देव है, परमर्दी देव के आश्रित थे। महोबा के राजा जगनिक परमर्दी देव के आश्रित थे। इस काव्य में आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता के बारे में वर्णन है। आल्हा और ऊदल दोनों वीर सरदारों का वीरता के बारे में इसमें वर्णन है। और इसका रचनाकाल 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। इसका रचनाकाल जो है 13वीं सदी का आरंभ काल माना जाता है। युद्धों का प्रभावशाली वर्णन किया गया है इसमें। युद्धों का प्रभावशाली चित्र अंकित किया गया है इसमें। परमार्दी देव ने कनौज के राजा जयचंद की सहायता की थी। परमार्दी देव मतलब जगनिक के आश्रयदाता परमार्दी देव जो है, उन्होंने कनौज के राजा जयचंद को सहायता की थी। लेकिन जयचंद तथा पृथ्वीराज के बीच वैमनस्य थे। वैमनस्य मतलब मतभेद అంటే అభిప్రాయ భేదాలు. వాళ్ళిద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి పడేది కాదు, జయచంద్రునికి పృథ్వీరాజుకి. మరి జయచంద్రునికి పరమర్తి దేవు జయచంద్రునికి సహాయం చేశాడు. అందుకని పృథ్వీరాజ్ ఏం చేశాడంటే, पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया। इसलिए पृथ्वीराज ने क्या किया, परमर्दी देव ने जयचंद की सहायता की। इसलिए जयचंद की मदद की, उनको भी दुश्मन मानकर पृथ्वीराज ने उन पर भी आक्रमण किया, परमर्दी देव पर भी आक्रमण किया। और इसी युद्ध में आल्हा और ऊदल को वीर गति को प्राप्त करना पड़ा। मतलब उसी युद्ध में आल्हा और ऊदल दोनों की मृत्यु हो गई। इस काव्य को पृथ्वीराज रासों में महोबा खंड नाम दिया गया है। इस काव्य को पृथ्वीराज रासों में महोबा खंड नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है 12 बरस लव पूकर जीवे और 13
लव जिए सयार, 12 बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। युद्ध भूमि में वीरोल्लासिनी कविता की अनुगूंज इस प्रकार ध्वनित होती है। युद्ध भूमि में ध्वनियाँ कैसे सुनाई देते हैं? शस्त्रों के युद्ध भूमि में हथियार चलने पर, अस्त्र शस्त्र चलने पर उनकी आवाज़ किस प्रकार सुनाई देती है, उनका सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक कुछ वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर। तोपे छूटी दोनों दल में, रन में होने लगे घमसान। तोपे छूटी दोनों दलों से, तोपे छूटी, तोप छूट गए दोनों दलों से, और रण में होने लगे घमसान। युद्ध क्षेत्र में घमसान होने लगे, मतलब बड़े बड़े ध्वनियाँ, बड़े बड़े आवाज़ें सुनाई देने लगे। अर्र 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 गोला छूटे, अरे अर्र अर्र अर्र, इस प्रकार ध्वनियाँ करते हुए गोले छूटे। गोले मतलब फिरंगियों से गोलियां छूटते हैं ना, उनकी ध्वनि को भी यहाँ पर लिखा गया है। कड़कड़ करे अग्नियां बाण, कन कन मन मेरुस्तु, कड़कड़ कर अग्निबाण जाकर कन कन कर, अग्निबाण जो है कन कन चमकते हुए दुश्मनों के ऊपर गिरने लगे। दोनों दलों के आपस में दुश्मनों के ऊपर गिरने लगे। इस प्रकार युद्ध भूमि में होने वाले हथियार चलने पर और अस्त्र शस्त्र चलने पर होने वाले ध्वनियों का भी बहुत प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है डिंगल भाषा में। वीर रस का वर्णन करने के लिए डिंगल भाषा अधिक उपयुक्त है। भाषा तथा शैली में परिवर्तन होने के कारण इसे अर्ध प्रामाणिक रचना माना जाता है। हाँ, भाषा तथा शैली में परिवर्तन होने के कारण इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक माना गया है। बहुत सुंदर काव्य है, लेकिन इस काव्य की भाषा और शैली में परिवर्तन होने के कारण इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक माना जाता है। और 5वां काव्य है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो यह आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है। यह तो आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है। इसका रचना काल संवत 1212 माना जाता है। इसका रचना काल 1212 माना जाता है। इसके रचयिता अजमेर के राजा, अजमेर के नरेश विग्रहराज तृतीय उपनाम वाले बीसलदेव के समकालीन कवि नरपति नाल हम मानते हैं। इस काव्य के रचयिता अजमेर के नरेश विग्रहराज तृतीय उपनाम वाले बीसलदेव के समकालीन नरपति नाल है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती तथा बीसलदेव के विवाह के पश्चात वियोग के पश्चात फिर से पुनर्मिलन आदि का वृत्तांत जो है सरल शैली में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके 4 खंड तथा 125 छंद हैं। बीसलदेव रासो के 4 खंड हैं कुल मिलाकर, और 125 मतलब 125 छंद हैं। और इसमें 12 मासा तथा षट ऋतु वर्णन मार्मिक है। इसमें 12 मासा तथा षट ऋतु, 12 मासा मतलब 12 महीने, 12 महीनों में बदलने वाला प्राकृतिक सौंदर्य, और षट ऋतु मतलब 6 ऋतुओं में भी किस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य बदलता है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। चैत्र मासई चतुरंगी हे नारी, प्रिय बिन जिविजयी किसकी आधारी, इस प्रकार लिखा गया है। इस काव्य को भी विषय, भाषा तथा शैली के परिवर्तन होने के कारण इस काव्य को भी अर्ध प्रामाणिक माना गया है। ठीक है बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है, और आप घर पर भी एक बार दोहराइए। सावधान रहिए। धन्यवाद।